हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। कक्षा 12 में आने वाली परीक्षा में जो तीसरा और चौथा प्रश्न आता है वो कुल अंक 10 नंबर का आता है। और यहाँ ये वीडियो उस प्रश्न नंबर 3 और 4 को हल करने के लिए ही बनाई गई है। ध्यान रखिए, एक एक नंबर के 5 प्रश्न और जो चौथा प्रश्न है वो 5 नंबर का होता है। अभिव्यक्ति और माध्यम से ये 10 नंबर बहुत होते हैं, हम इनकी तैयारी नहीं करते हैं, इसलिए ये 10 नंबर हमसे छूट जाते हैं। कृपया इस वीडियो को देखिए, पढ़िए, समझिए। 100% 10 में से 10 नंबर मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ आएंगे इन्हीं प्रश्नों में से। घूम फिर के ये जो 5 प्रश्न हैं एक एक नंबर के और एक 5 नंबर का एक प्रश्न है वो यहीं से आएगा। तो शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। पहला प्रश्न है, प्रिंट माध्यम किसे कहते हैं? तो प्रिंट यानी मुद्रित, यानी छपा हुआ माध्यम, जैसे अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें। प्रश्न नंबर 2, रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? तो रेडियो हमें पता है, जैसे आप मेरी बात को सुन रहे हैं, हालांकि आप देख भी रहे हैं, लेकिन रेडियो में हम आवाज सुनते हैं और जो शब्दों पर आधारित कथा है, जानकारी है, सूचना है, वो श्रव्य माध्यम है, इसे सुना जाता है। तीसरा प्रश्न, इंटरनेट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इंटरनेट की विशेषता यह है कि उसे वहाँ हम, जैसे आप अभी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, तो आप पढ़ भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं और इस वीडियो को देख भी पा रहे हैं। तो इंटरनेट तीनों तरह की सुविधाएं हमको देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 4, टीवी का मुख्य आकर्षण क्या है? चित्र, बोलते हुए चित्र, साक्षात सजीव लाइव। तो टीवी ध्वनि चित्र को जीवंत कर देता है, दृश्य और घटनाओं की जीवंत तस्वीरें दिखाई जाती हैं। एक नंबर का ही प्रश्न होता है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, एक वाक्य, ज्यादा से ज्यादा 2 वाक्य बस। अखबार किस प्रकार का माध्यम है? तो अखबार छपे हुए शब्दों का पढ़ने योग्य माध्यम है। उल्टा पिरामिड शैली में क्या पहले आता है? सबसे पहले तथ्य सामने आता है, जो समाचार है हमारे, हम सबसे पहले ही इंट्रो में, पहले ही पैराग्राफ में क्या, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ कहाँ, उसकी जानकारी दे देते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? 1556 में गोवा में खुला था, ये याद रखेंगे। गुटेनबर्ग किस चीज के आविष्कारक माने जाते हैं? आधुनिक छापा खाने के, जहाँ ये किताबें छपती हैं, छपी हुई सामग्री छपती है, उसे छापा खाना कहते हैं। रेडियो समाचार किसके लिए बनाए जाते हैं? सीधी सी बात है, श्रोताओं के लिए बनाए जाते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेडियो समाचार श्रोताओं के लिए बनाए जाते हैं। मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी ताकत छपे हुए शब्दों का स्थायित्व है। एक बार कोई चीज छप जाती है, जनता में बंट जाती है, तो वो नष्ट नहीं होती, कोई ना कोई उसको संभाल कर रखता है। इसलिए छपी हुई सामग्री का बड़ा ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न नंबर 11, रेडियो में श्रोता पीछे लौटकर क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि रेडियो एक रेखीय माध्यम है, लाइव आता है, श्रवण माध्यम है, सीधा प्रसारण होता है, इसलिए लाइट चली जाती है, सेल खत्म हो जाता है या प्रसारण आप नहीं सुन पाते तो आप पुनर्प्रसारण नहीं सुन पाएंगे। वीडियो में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में आप बार बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, लेकिन रेडियो में यह सब संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रित माध्यम निरक्षरों के लिए क्यों उपयोगी नहीं है? क्योंकि निरक्षर उसे पढ़ नहीं सकते, छपी सामग्री पढ़ने के लिए साक्षर होना आवश्यक है। इसी प्रकार 13वां जो प्रश्न है, टीवी और रेडियो में मुख्य अंतर क्या है? टीवी दृश्य आधारित है और रेडियो ध्वनि आधारित है। इंटरनेट को अद्भुत माध्यम क्यों कहते हैं? इंटरनेट को अद्भुत माध्यम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह विशाल सूचना भंडार का स्रोत है, आपसी संवाद करने का जरिया है, जीवंत है, लाइव है और त्वरित सुविधा देता है। एक क्लिक पर हमारे सामने सारी जानकारी खुल जाती है। अखबार पढ़ने में कैसी संतुष्टि मिलती है? रुककर सोचना, विविधता से भरी सामग्री और दोबारा पढ़ने की सुविधा अखबार में है।
हम अखबार को अपनी सुविधा के अनुसार सुबह, शाम, दिन और रात को पढ़ सकते हैं। पुराना अखबार भी हम पढ़ सकते हैं, ये इसका मतलब है। अच्छा, अब आते हैं हम 16वें प्रश्न पर। रेडियो समाचार में जटिल शब्दों से क्यों बचा जाता है? क्यों? क्योंकि रेडियो में आप जो है सुनते हैं केवल, अगर आप वाचक का उच्चारण ही सही नहीं है तो हम सुनने वाले भ्रमित हो सकते हैं। मुद्रित माध्यम यानी छपी हुई सामग्री में शब्द सीमा का ध्यान क्यों रखना पड़ता है? क्यों? क्योंकि अखबार और पत्रिकाओं की जगह सीमित होती है, पन्ने तय होते हैं पहले से ही, दिन तय होता है किस दिन छपना है, किस दिन निकलना है, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से लंबाई, गुना चौड़ाई नहीं बढ़ा सकते। अगला प्रश्न है, सभी जनसंचार माध्यम पूरक क्यों है? क्यों? क्योंकि सबकी अलग अलग ज़रूरतें हैं। किसी को सुनना अच्छा लगता है, किसी को देखना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, और कोई चाहता है कि उसके प्रतिक्रिया को भी तुरंत देखा जाए। व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में आप प्रतिक्रिया तुरंत दे सकते हैं, आपके लिखे हुए पे प्रतिक्रिया तुरंत आ सकती है। रेडियो में प्रतिशत, ये जो सिंबल है, प्रतिशत का चिन्ह क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि प्रतिशत को बोला जाएगा, उसे देखा नहीं जा सकता है, इसलिए 100% ही बोलना होगा। प्रतिशत का जो चिन्ह है वो नहीं बोल सकते। कैसे बोलेंगे? बोलना पड़ेगा प्रतिशत, क्योंकि उसको लिखना नहीं बल्कि बोलना है। अगला प्रश्न, रेडियो समाचार संख्या से क्यों शुरू नहीं होना चाहिए? क्योंकि संख्या जो है, अंक जो है, श्रोताओं को समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए समाचार में हम संख्या 1 2 ऐसे नहीं बोलते हैं, 12 बोलेंगे। 15 अगस्त, आज 15 अगस्त है, अब 1 5 नहीं कहेंगे, है ना? तो लिखित भाषा अनुशासन क्यों मांगती है? क्योंकि लिखित भाषा में व्याकरण, वर्तनी और शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रित माध्यम विचार लेखन के लिए क्यों उपयुक्त है? पाठक के पास पढ़ने और सोचने का समय होता है, वह समय मिलने पर कभी भी छपी हुई सामग्री को पढ़ सकता है। अखबार है, पत्रिकाएं हैं, किताबें हैं, तो रेडियो वाचक के लिए साफ सुथरी कॉपी क्यों जरूरी है? क्योंकि पढ़ते समय उसे रुकना ना पड़े, अटकना ना पड़े, उसको लेख समझ में ना आए, इसलिए साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए। अब ये जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर ये साफ सुथरा ना हो, स्पष्ट हो, तो मैं भी कुछ का कुछ पढ़ लूंगा। इसलिए साफ सुथरी कॉपी यानी पढ़ने लायक जो सामग्री है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। हेडलाइन मुद्रित माध्यम में क्यों महत्वपूर्ण है? डेडलाइन का मतलब इसके बाद हम समाचार नहीं ले पाएंगे। पत्र पत्रिकाओं का एक निश्चित समय होता है, तय समय के बाद सामग्री छप नहीं सकती, क्योंकि अखबार जो सुबह सुबह आपके घर पे पहुंचता है, तो आप सोचिए अगर वो टाइम से नहीं छपेगा, टाइम से पैकिंग नहीं होगी, टाइम से चलेगा नहीं, गाड़ियों में पहुंचेगा नहीं, तो आपके घर में टाइम से सुबह पहुंचेगा नहीं। तो इसलिए वहाँ पर समाचार भेजने का भी एक समय तय होता है। प्रश्न नंबर 26, रेडियो में तिथि बोलचाल की भाषा में क्यों दिया जाती है? ताकि श्रोता सुने और तुरंत समझ सके। जैसे हम कह सकते हैं आज 22 तारीख है, आप 22 नहीं बोलेंगे, है ना? हिंदी में बोलेंगे, अगर अंग्रेजी में है तो फिर अलग बात है। अखबार तुरंत घटना क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि अखबार दैनिक, सांध्यकालीन, साप्ताहिक और मासिक होते हैं, उनका अपना समय होता है छपने का। तो उसमें भी जो है, अभी अभी कोई घटना घट गई तो वो अभी के अखबार में यानी कल के अखबार में आ सकती है, लेकिन अगर सुबह की घटना है तो वो सुबह के अखबार में नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो अगले दिन आएगी, तो समय अनुसार छपती है। छपने से पहले उसका जो टाइम है छपने का, उसमें भी समय लगता है, तो एक डेडलाइन होती है, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा। इंटरनेट सबसे तेज माध्यम क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सूचना तुरंत उपलब्ध कराता है। रेडियो में आंकड़े कम क्यों रखने चाहिए? श्रोताओं को आसानी रहे और वे भ्रमित न हों। प्रश्न नंबर 30, पत्रिकाओं को सुरक्षित रखना क्यों लाभकारी है? क्योंकि पत्रिकाएं हम कभी भी पढ़ सकते हैं, जब आपको समय मिले तब पढ़ सकते हैं, 2 साल बाद भी पढ़ सकते हैं अगर आपने पत्रिका को संभाल कर रखा है। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम को सबसे अच्छा कहना गलत क्यों है?
क्योंकि सबकी अपनी खूबियाँ हैं और सबकी अपनी सीमाएं हैं। चाहे वो रेडियो है, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट है, चाहे वो कलर टीवी है, टीवी चैनल है, इंटरनेट है, अखबार है, पत्र पत्रिकाएं हैं, पोस्टर है, साइन बोर्ड है, तो सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। यहाँ तक कि दीवार में जो नारे लिखे रहते हैं ना, और जो हमारा माइलस्टोन होता है जो हमको बताता है दिल्ली से देहरादून कितने किलोमीटर है, अब कितने किलोमीटर है, अब कितने किलोमीटर रह गया, तो उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। टीवी देखकर जीवंतता का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि उसमें घटनाएं, बातें, व्यक्ति हमको साफ दिखाई देते हैं, हिलते डुलते दृश्य दिखाई देते हैं और लाइव बिल्कुल सामने जीवंत, इसलिए हमको टीवी देखना अच्छा लगता है। रेडियो में समाचार धीरे लिखना क्यों आवश्यक है? समाचार वाचक और उद्घोषक जो है लिखी हुई सामग्री को आसानी से पढ़ सके और सुनने वाले को भी अच्छे से समझ में आ सके। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, अगर जबकि आपके सामने तो लिखी हुई सामग्री दिखाई भी दे रही है। अगर यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक हो और मैं सिर्फ बोलूँ और बहुत तेजी से बोलूँ तो आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसकी गति भी बहुत महत्वपूर्ण है। पाठक अपनी पसंद के पन्ने से पढ़ना क्यों शुरू कर सकता है? क्योंकि प्रिंट माध्यम में पढ़ने की स्वतंत्रता होती है। अगर अखबार है, अखबार में 16 पन्ने हैं, तो पाठक की इच्छा है कि वो पहला पेज पढ़े पहले, संपादकीय पढ़े, सबसे आखिर वाला पढ़े, करण पढ़े, फोटो को देखे पहले या समाचार पढ़े, कहानी पढ़े उसमें, तो वो अब उसकी स्वतंत्रता है। 35वां प्रश्न है, रेडियो बुलेटिन को श्रोता बीच में क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि वह शुरुआत से अंत तक एक क्रम में चलता है। रेडियो बुलेटिन आपको सुनना ही पड़ेगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए भी बाहर गए तो उस 1 मिनट वाला जो समाचार है आपको दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा। अखबार में, पत्रिका में हो सकता है आप पत्रिका बंद कर दें, अखबार बंद कर दें, घूमने चले जाएं और फिर वापस आके उस समाचार को पढ़ लें। लेकिन रेडियो बुलेटिन तो टाइम बाउंड होता है, टाइम से उसका प्रसारण होता है और वो बहुत कम समय में शुरू होकर खत्म भी हो जाता है, तो इसलिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि 7 बजे का रेडियो समाचार सुनना है, तो आप कहीं जा नहीं सकते, आपको सुनना पड़ेगा। संपादकीय टीम की जरूरत क्यों होती है? गलतियां सुधारकर सामग्री को प्रकाशन योग्य बनाने का काम संपादकीय टीम का होता है। रेडियो समाचार में लाइनें छोटी क्यों रखी जाती हैं? ताकि पढ़ते समय सांस और लय ना टूटे। छोटे छोटे वाक्य अगर हम लिखे कि आज ये देहरादून में जाने के लिए मेले से दौड़कर जाते हुए एक बच्चे नीचे गिर गया और उसको चोट लग गई, ये लंबा वाक्य, बहुत लंबा वाक्य। इंटरनेट को इंटरेक्टिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि उपयोगकर्ता तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है। आप सीधे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, वेबसाइट में कमेंट कर सकते हैं, तुरंत आप जो है मेल कर सकते हैं। लेकिन अखबार में ऐसा नहीं होता। अखबार छपने के बाद जब आपके घर में आता है तो आप तुरंत अखबार वाले को प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। अगला प्रश्न है, मुद्रित माध्यम से भाषा प्रचलित क्यों होनी चाहिए? अधिक से अधिक पाठक समझ सके, इसलिए हमारी भाषा सरल सहज होनी चाहिए। टीवी में शब्द दृश्य के अनुसार क्यों चलते हैं? क्योंकि चित्र मुख्य भूमिका में होते हैं, इसलिए हमारी टीवी की जो भाषा होती है वो भी बहुत ही शानदार सशक्त होनी चाहिए। माध्यमों का समाप्त न होना क्या दर्शाता है? माध्यमों का समाप्त होना, अभी भी सभी माध्यम चल रहे हैं, तो उनका मतलब उपयोगिता बनी हुई है। रेडियो की उपयोगिता भी बनी हुई है, अखबार की उपयोगिता भी बनी हुई है, पत्रिकाओं की भी उपयोगिता बनी हुई है, पोस्टरों की भी उपयोगिता बनी हुई है, आज भी कई पोस्टर छपते हैं। तो ये जो माध्यम है वो जन संचार के माध्यम अभी तक बने हुए हैं। टीवी में दृश्य और शब्द के साथ क्या शामिल होता है? ध्वनियाँ भी शामिल होती हैं, जैसे चिड़ियों का चहचहाना, दरवाजे का खुलना, गाड़ी की, मोटरसाइकिल की आवाज़, हॉर्न। तो ये टीवी में दृश्य के साथ साथ शब्द और ध्वनियाँ भी शामिल होती हैं। टीवी की खबरों में कौन सी दो तरह की आवाज़ें होती है? एक तो बाइट कहते हैं उसको हम, और एक प्राकृतिक ध्वनि। बाइट का अर्थ क्या है आगे आएगा। प्राकृतिक ध्वनियों का एक उदाहरण क्या है? चिड़ियों का चहचहाना, बस के हॉर्न का देना, पक्षियों का पंखों का फड़फड़ाना, बारिश की
की बूंदों का बरसना, बादलों का गड़गड़ाहट, ये सब क्या है? प्राकृतिक ध्वनियाँ हैं। बाइट क्या होता है? जैसे आ गया किसी व्यक्ति का कथन या बयान। जैसे हमने कहा कि भाई बहुत बारिश हो गई है, अब हम जिलाधिकारी महोदय से पूछते हैं कि क्या इंतजाम है, तो वो जो जिलाधिकारी अपना स्टेटमेंट देंगे उसको बाइट कहते हैं। बाइट खबर में किसका काम करती है? दो वॉइस ओवर के बीच पुल का काम करती है। दर्शकों के और खबर देने वाले के बीच में बाइट क्या है? एक पुल का काम करती है। प्राकृतिक ध्वनियों को टीवी में क्या कहा जाता है? नेट या नेट साउंड कहा जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 47वां, आंदोलन की खबर में रिपोर्टर को क्या दिखाना चाहिए? नारों की वास्तविक आवाज। अगर कहीं दुर्घटना हो गई तो हमको दुर्घटना वाली जगह दिखानी होगी। अगर कोई वाहन चोट गिरा है, चोट लगी है किसी पेशेंट को, यात्री को, तो वो दिखाना होगा। क्रिकेट मैच की खबर के अंत में कुछ देर शॉट चलने से क्या होता है? दर्शकों को अच्छा लगता है। अच्छी टीवी खबर के लिए भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और छोटे वाक्यों वाली। मैंने अभी आपको बताया लंबे वाक्य समझ में नहीं आते। अगला प्रश्न है 50वां, रेडियो और टीवी किसके माध्यम है? आम आदमी के माध्यम है। रेडियो टीवी की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और आसानी से समझने वाली, आम बोलचाल की भाषा। जटिल भाषा का कारण क्या होता है? बात को ठीक से न समझ पाना। 53वां प्रश्न है, खबर लिखने का सरल तरीका क्या है? छोटे और स्पष्ट वाक्य लिखना। भाषा की जांच का अच्छा तरीका क्या है? खबर को बोलकर पढ़ना। टीवी में किन शब्दों से बचना चाहिए? जैसे निम्नलिखित, उपरोक्त, क्रमांक, तदनुसार, न इस तरह के जो शब्द हैं वो सुनने वालों को या देखने वालों को अच्छे नहीं लगते, समझ में नहीं आते। पुलिस द्वारा की जगह कौन सा वाक्य बेहतर होगा? पुलिस ने दो व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ा, इस तरह का समाचार अच्छा लगेगा, ना कि पुलिस द्वारा दो व्यक्तियों को पकड़ा गया। ये अजीब सा लग रहा है सुनने में। प्रश्न नंबर 57, तथा की जगह किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए? और भाषा को बोझिल क्या बनाता है? अनावश्यक विशेषण और तत्सम शब्द। और साहित्यिक भाषा में हमको अपनी बात टीवी और रेडियो में नहीं कहनी चाहिए। सरल बात, आम बोलचाल की भाषा में छोटे छोटे वाक्य। भाषा को आकर्षक बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? उपयुक्त मुहावरों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार 60वां प्रश्न देखेंगे, टीवी में कौन से शब्द सहज माने जाते हैं? खरीद, बिक्री, तबादला, कतार। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन ही इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पत्रकारिता के कितने दौर माने जाते हैं? तो इसको ध्यान रखेंगे, 3 दौर हैं। इतना ही लिखेंगे, लेकिन आपकी सुविधा के लिए अगर ये 5 नंबरों का बड़ा प्रश्न आ गया तो आप इसको समझ लें। पहला दौर है शुरुआती 90 तक, 1990 तक केवल सूचना पहुंचाने का दौर था। दूसरा दौर है 1990 से 2000 तक का, जिसमें इंटरेक्टिविटी और ब्लॉगिंग के साथ आया। और तीसरा वर्तमान दौर है 2003 से लेकर अब तक। ये है सहभागी पत्रकारिता वेब 2.0 का, जहां पाठक ही अब कंटेंट क्रिएटर बन गया है और वो मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। पाठक भी वीडियो बना रहा है, ऑडियो बना रहा है, सोशल मीडिया में भी वो सक्रिय है। तो ये भरपूर इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। और अगला प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब शुरू हुआ? 1982 में। इंटरनेट का विकास किस भाषा के आने से बढ़ा? HTML भाषा से। प्रश्न नंबर 65वां, डॉट कॉम कंपनियां क्यों बंद हुई? विषय सामग्री और आर्थिक आधार की कमी से। प्रश्न नंबर 66वां, इंटरनेट पर खबरें भेजने का एक लाभ क्या है? बहुत तेजी से सूचना भेजी जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब शुरू हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1993 में। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब शुरू हुआ? 2003 में। इस अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप समझ लें अच्छे से। ये
5 अंक वाला प्रश्न भी हो सकता है। कौन सी वेबसाइट भारत में पहली गंभीर इंटरनेट पत्रकारिता करती है? तो इसमें है रेडिफ। ये देखिए REDIFF रेडिफ.com। और अब भारत में गंभीर और विशुद्ध इंटरनेट पत्रकारिता जो है BBC हिंदी रेडियो भी है, तहलका.com भी है और द हिंदू भी है, जो 1995 से आने वाला भारतीय अखबार है जिसने डिजिटल युग की नींव भी रखी। तो ये आप इसको अच्छे से समझ लें। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। प्रश्न नंबर कौन सा है? 69वां। प्रश्न नंबर 70। हिंदी नेट पत्रकारिता किस साइट से शुरू हुई? वेब दुनिया से। ये प्रश्न है। प्रभा साक्षी किस रूप में उपलब्ध है? केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता वेबसाइट कौन सी मानी जाती है? BBC हिंदी। ये BBC हिंदी आज बहुत लोकप्रिय है, तटस्थ होकर समाचार देती है, बहुत सारे फीचर्स उसमें भी हैं। आप भी सर्च कर सकते हैं BBC हिंदी। हिंदी नेट पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? फॉन्ट की समस्या। ये मैं जिस पे आप पढ़ पा रहे हैं ये श्रुतिदेव पेन है। यूनिकोड फॉन्ट किसने बनाए? माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने। टीवी में किस तरह की भाषा को प्राथमिकता दी जाती है? बोलचाल के करीबी भाषा। इंटरनेट किस तरह का माध्यम है? सूचना आदान प्रदान करने का उत्कृष्ट माध्यम है। इंटरनेट पर क्या खतरे भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अश्लीलता और दुष्प्रचार फैलाने की, साइबर क्राइम भी होने लगा है, बुली भी हो रही है और धोखाधड़ी भी हो रही है। बुली यानी छोटे बच्चों को अपने से छोटे बच्चों को या अपने साथ के बच्चों को जात धर्म उसके कद रूप रंग के आधार पर चिढ़ाना भी एक तरह से अपराध है। इंटरनेट पत्रकारिता में रिपोर्टर क्या कर सकता है? रिसर्च कर सकता है, खबरें भेज सकता है। इंटरनेट पर खबरों का असली रूप क्या है? ऑनलाइन अखबार और लेख। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 80वां प्रश्न है। हिंदी वेब पत्रकारिता किस स्थिति में बताई गई है? अभी शैशव काल में है और अब कहने लगे हैं किशोरावस्था में पहुंच गई है। अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अच्छा पत्रकार बनने के लिए किससे परिचित होना जरूरी है? विभिन्न जनसंचार माध्यम और लेखन शैलियों से हमें परिचित होना चाहिए, तभी हम एक अच्छा पत्रकार बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 82वां। यह है अखबारों में कौन कौन से लेखन रूप विधाएं प्रकाशित होती है? समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख, टिप्पणियां और कई बार साक्षात्कार इंटरव्यू भी छपते हैं। समाचार लेखन में किस शैली का उपयोग होता है? उल्टा पिरामिड शैली, यानी ये तो हुआ पिरामिड, लेकिन जो समाचार हैं वो छपते हैं ऐसे। यानी अगर कोई हत्या हुई है तो यहाँ पर उस हत्या के बारे में शुरुआत में ही हमको यहाँ पे क्या क्यों कैसे कौन कब कहाँ लिखना पड़ेगा और फिर डिटेल में जाते जाते हमारी जो समाचार है वो यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। समाचार लिखते समय किन 6 बातों का ध्यान रखा जाता है? वही कि क्या हुआ, कौन है, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। अभी जैसे मैंने कहा था कि जो पिरामिड शैली है, हमको समाचार की डिटेल, पूरी डिटेल पहले इंट्रो में लिखनी पड़ेगी और फिर उसके बाद हमारा समाचार नीचे पूरी डिटेल के साथ आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। समाचार लिखते समय का हो गया। फीचर की शुरुआत कैसे हो सकती है? फीचर की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। विशेष रिपोर्ट का मुख्य आधार क्या है? तथ्यों की खोज और उनका विश्लेषण। विचारपरक लेखन में किन रूपों को शामिल किया जाता है? लेख, टिप्पणियां और संपादकीय। एक अच्छे लेखक के लिए क्या जरूरी है? दुनिया और आसपास की घटनाओं पर उसकी नजर होनी चाहिए, तभी वो कुछ लिख सकता है। अच्छा पत्रकारीय लेखन का संबंध किन बातों से होता है? समसामयिक और वास्तविक घटनाओं से। प्रश्न नंबर 90। पत्रकारीय लेखन किससे अलग माना जाता है? सृजनात्मक साहित्यिक लेखन और पत्रकारिता लेखन अलग चीज है। अच्छे लेखन के लिए कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? बार बार आ रहा है, सरल और बोलचाल। लेखन में किससे बचना चाहिए? गैर जरूरी शब्द और जार्गन, यानी बहुत ही क्लिष्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। लेखन सुधारने का एक सरल तरीका क्या है? अपने लिखे हुए को बार बार पढ़ना।
लेखन में कसावट किससे आती है? अनावश्यक बातों को हटाने से। बिल्कुल टू दी पॉइंट लिखें। और समाचार में पहले चार ककार कौन से हैं? क्या, कौन, कब और कहाँ। समाचार के कैसे और क्यों का उपयोग कहाँ होता है? समाचार के इंट्रो में और अंत में। फीचर की भाषा कैसी होती है? सरल, रूपात्मक और आकर्षक। 98। फीचर में किसका उपयोग नहीं होता? उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता। फीचर की शब्द सीमा 250 से 2000 शब्द तक हो सकती है, इससे अधिक भी हो सकती है। मजेदार बात है कि वो रोचक होना चाहिए। फीचर के साथ क्या जोड़ना आवश्यक होता है? फोटो, ग्राफिक्स, रेखांकन, बातचीत। विशेष रिपोर्ट लिखने में क्या आवश्यक है? गहरी छानबीन और तथ्य। खोजी रिपोर्ट किसके लिए लिखी जाती है? भ्रष्टाचार या अनियमितता को उजागर करने के लिए खोजी रिपोर्ट लिखी जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए भी आप इसको ध्यान रखेंगे। विचार परक लेखन कहाँ प्रकाशित होता है? संपादकीय पृष्ठ पर। संपादकीय किसकी आवाज माने जाते हैं? उस अखबार की। संपादकीय किसके नाम से प्रकाशित होते हैं? संपादकीय किसी के नाम से प्रकाशित नहीं होते, वो समाचार की ध्वनि होती है। संपादकीय आमतौर पर कौन लिखता है? संपादक भी लिखता है, सहायक संपादक भी लिखता है और संपादक मंडल भी लिखता है। अखबार में कितने संपादकीय छपते हैं? वैसे तो एक छपता है, कभी कभी दो भी छपते हैं और विशेष परिस्थितियों में तीन संपादकीय भी हो सकते हैं। वैसे मोटे तौर पर एक ही विषय पर एक संपादकीय होता है। पर कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं अगर घट गई हैं देश में, दुनिया में, तो फिर छोटे छोटे दो संपादकीय भी हो सकते हैं। अखबार का वैचारिक रुझान कहाँ दिखता है? संपादकीय में और उसमें प्रकाशित लेखों में, समाचारों से नहीं। समाचार तो सारे अखबारों में होते हैं। अगर कहीं भूकंप आ गया तो उसकी सूचना देनी है, तो वो समाचार है। विचार परक लेखन का उद्देश्य क्या है? पाठकों की सोच और दृष्टि को प्रभावित करना। और 110वां नंबर है समाचार के लिए कि किस लेखन में लेखक को अधिक स्वतंत्रता नहीं होती? समाचार लेखन में, क्योंकि समाचार लेखन जैसा देखा जो हुआ आपको उसी के बारे में लिखना है। साक्षात्कार में पत्रकार क्या जानना चाहता है? तथ्य, राय और भावनाएं। तो ये 111 प्रश्न मैंने आपके लिए बनाए हैं। अगर आप ये वीडियो शुरू से आखिर तक आपने अगर ये ध्यान से देखी है, सुनी है, समझी है, पढ़ी है, तो एक बार आप इस वीडियो को फिर से देख लें, शुरू से देख लें। और अगर आप इसको ध्यान से एक बार पूरी वीडियो देख लें, समझ लें, और चाहें तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको लगते हैं उनको नोट कर लें। 100% आपके ये जो 10 नंबर हैं, 10 नंबर ये आपके इन्हीं प्रश्नों में से आने वाले हैं। और आपको परिषदीय परीक्षा 2026 पहले से ही आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। और फिर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, हम और भी आपके लिए लाते रहेंगे।